Good evening and welcome to this learning platform Learn Knowledge. Without wasting our time, let us start today's science class. This is the fourth part of the chapter Matter in Our Surrounding, and in this video we shall discuss about two important phenomena, evaporation and boiling. So what do you mean by the term evaporation? The change of liquid into vapor without reaching at its boiling point इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे एक लिक्विड उसके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट को टच किए बिना। सो दिस इज़ द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन टेक प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। इवेपोरेशन कहाँ पे होता है? बस लिक्विड के सरफेस पे होता है, तो ये एक सरफेस फेनोमेना है। एंड वेपोराइजेशन टेक प्लेस ऑन द होल मास ऑफ द लिक्विड। पर वेपोराइजेशन यानी कि बॉइलिंग वो पूरे लिक्विड के मास पे ही हो जाता है, वो सिर्फ सरफेस पे नहीं, पूरे बल्क लिक्विड में हो जाता है। इवेपोरेशन टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो। इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर में भी होता है, पर बॉइलिंग और वेपोराइजेशन रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है, उसके लिए उसको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना होता है। इवेपोरेशन स्पीड्स अप विद द राइज इन टेम्परेचर। इवेपोरेशन का जो रेट है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आ जाता है जब उसका बॉइलिंग पॉइंट टच हो जाता है तो वो वेपोराइजेशन बन जाता है। लेट अस नो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इन डिटेल्स। चलिए इवेपोरेशन की प्रक्रिया को थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं। Molecules at the surface of water when exposed to some temperature, their kinetic energy increases. जो वाटर सरफेस में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर किसी भी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको जब किसी टेम्परेचर पे एक्सपोज किया जाता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, चलिए देखते हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी those molecules become able to overcome the force of attraction between the particles of liquid. Particles of liquid में एक force of attraction रहता है जो एक दूसरे को खींच के अपने करीब रखता है, पर जब सरफेस के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उसको ओवरकम करके वहाँ से निकल जाता है। जब वहाँ से निकल गया तो वो वेपर बन के ऊपर चला जाता है। After getting required kinetic energy and decrease in force of attraction, they escape in the air in the form of vapor. जब उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने की काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो वो वहाँ से एस्केप करके भाग के वेपर बन के उड़ जाता है। तो ये है हमारा इवेपोरेशन का फुल प्रोसेस। ये बस सरफेस लेवल में ही होता है, पूरे लिक्विड में नहीं होता है ये। Now let us know what are the factors that affect evaporation. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन पर असर डालती है। इनमें से कुछ लिखे हुए हैं: टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी इन एयर, विंड स्पीड। तो ये सारे फैक्टर्स इवेपोरेशन पे असर डालती है। चलिए जानते हैं ये कैसे कैसे असर डालती है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से इवेपोरेशन ज़्यादा होता है या कम होता है? ये तो आपको भी पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने से इवेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा होता है। टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पे इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कम होने से इवेपोरेशन का रेट भी कम हो जाता है। दिस मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर के साथ इवेपोरेशन का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो इवेपोरेशन का रेट भी घटेगा। नाउ लेट अस नो हाउ प्रेशर अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन प्रेशर। यहाँ पे उल्टा होता है, अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा, प्रेशर कम होता है तो इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो क्या है, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो हम कह सकते हैं द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ इनडायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। लेट अस कम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि वो लिक्विड कहाँ तक फैला हुआ है। अगर हम एक छोटे कंटेनर में रखेंगे पानी को तो उसका इवेपोरेशन का रेट कम होगा। अगर बड़ा सा कंटेनर में फैला के रख देते हैं तो उसका इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा। यानी कि सरफेस एरिया के साथ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए जब हम लोग कपड़े को सुखाते हैं तो वहाँ उसको एक जगह मरोड़ के नहीं सुखाते, उसको हम फैलाते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो और इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा हो और वो जल्दी सूख जाए। इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन सरफेस एरिया। ये क्यों? क्योंकि एक इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है, तो ये सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा सरफेस उसको मिलेगा उसका रेट भी उतना ज़्यादा होगा। सरफेस अगर कम मिला तो उसका रेट भी कम होगा। अब आते हैं विंड के ऊपर। विंड का स्पीड अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। आपको पता है विंड का स्पीड अगर कम है तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। इसलिए कभी कभी जब बाहर बारिश हो रही होती है तो मम्मी हमारे कपड़े कहाँ सुखाती है? फ़ैन के नीचे, ताकि वो जल्दी सूख जाए। अब आते हैं ह्यूमिडिटी पे। ह्यूमिडिटी यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है वही डिसाइड करता है ह्यूमिडिटी। बारिश के सीज़न में यानी कि इन रेनी डेज ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और ड्राई सीज़न में ह्यूमिडिटी कम होती है। अब आप ये बताइए कि हमारे कपड़े कौन से सीज़न में ज़्यादा जल्दी सूखती है, रेनी सीज़न में या फिर ड्राई सीज़न में? सही पकड़े आप लोगों ने, ड्राई सीज़न में जल्दी सूख जाती है और रेनी सीज़न में थोड़ा समय लगता है। यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है और वो रेनी सीज़न में जल्दी सूख नहीं पाती है। पर ड्राई सीज़न में ह्यूमिडिटी कम होने के कारण हमारे कपड़े ज़्यादा सूख जाती है, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इवेपोरेशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी एंड इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एयर। यानी कि यहाँ पे भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये दोनों। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इवेपोरेशन इज़ हेल्पफुल टू अस। वी नो इवेपोरेशन इज़ ए पार्ट ऑफ आवर वाटर साइकिल। जब हम लोग वाटर साइकिल को ड्रॉ करते हैं तो इवेपोरेशन को लिखना भूलते नहीं हैं, क्योंकि अगर इवेपोरेशन ना होगा तो क्लाउड्स कैसे फॉर्म होगा? अगर क्लाउड्स फॉर्म नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। तो हमारा वाटर साइकिल कंप्लीट कैसे होगा? कंप्लीट तो दूर, वाटर साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इवेपोरेशन की वजह से ही रेनिंग होती है और रेनिंग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हमको पता है। सो हम ये कह सकते हैं कि इवेपोरेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे लिए भी। नेक्स्ट है स्वेटिंग। हम लोग अक्सर गर्मियों में ही स्वेट छोड़ते हैं, हमारा पसीना निकलता है। क्यों? हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। जब पसीना निकलता है तो वो पसीने क्या होता है, जो वाटर होता है, लिक्विड होता है, वो हमारे बॉडी से ही टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है और वो वेपर बन जाता है, जिससे हमारा बॉडी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है जो पुराने ज़माने में जब फ्रिज नहीं हुआ करता था तब वो लोग पानी अर्दन पॉट में एक मिट्टी के मटके के अंदर रखते थे ढक के। इससे वो पानी ठंडा हो जाता था। क्यों? वहाँ पे नीचे फ़ैन लगा रहता क्या? ना। वो ठंडा कैसे होता है? इवेपोरेशन की वजह से। जो वाटर होते हैं वो अर्दन पॉट के जो होल्स होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं और उसके जो सरफेस में पूरा आ जाते हैं और वो लगातार कंटिन्यूअसली इवेपोरेट होते ही रहते हैं। जब इवेपोरेट होते हैं तो वो अर्दन पॉट से टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके उस अर्दन पॉट को ठंडा बना देता है, जिसके कारण अर्दन पॉट में रखा गया पानी भी ठंडा हो जाता है। तो देखा आपने कि इवेपोरेशन हमारे लिए कितना हेल्पफुल होता है। कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि इवेपोरेशन और बॉयलिंग
दोनों सेम है, क्योंकि दोनों में ही क्या होता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या दोनों सेम है? ना, दोनों सेम नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसके डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। इवेपोरेशन, इट इज़ अ सरफेस फेनोमेना। इवेपोरेशन क्या होता है? सरफेस में ही होता है, तो हम इसे सरफेस फेनोमेना कह सकते हैं। बॉइलिंग, इट इज़ अ बल्क फेनोमेनन। बॉइलिंग में क्या होता है, पूरे वाटर मास में या लिक्विड के मास में ये बॉइलिंग चलता रहता है, तो इट इज़ अ बल्क फेनोमेनन। इवेपोरेशन, इट ऑकर्स एट एनी टेम्परेचर। इवेपोरेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट नहीं चाहिए, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, रूम टेम्परेचर में भी हो जाता है। बॉइलिंग के लिए इट ऑकर्स आफ्टर अटेनिंग द बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट ज़रूरी होता है, बगैर बॉइलिंग पॉइंट को टच किए बॉइलिंग नहीं होता है। बबल्स डू नॉट फॉर्म। इवेपोरेशन में बबल्स फॉर्म नहीं करते हैं, पर बॉइलिंग में बबल्स आर फॉर्म्ड, बबल्स निकलते हैं। इन इवेपोरेशन एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम सराउंडिंग। जो एनर्जी लेता है, हीट एनर्जी लेता है, वो अपने सराउंडिंग से ही लेता है, या हमारे बॉडी से ये लेता है या फिर एटमॉस्फेयर से लेता है, तो वो सराउंडिंग से लेता है। पर बॉइलिंग के लिए उसे एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, या तो हम उसे सोलर कुकर में रख देते हैं या फिर नीचे से कुछ फायर जला देते हैं ताकि वो उसको हीट कंटिन्यूसली मिले, नहीं तो बॉइलिंग पॉसिबल नहीं होगा। Here some in-text question answers are given. Please take a look. If you have any doubt in any question, you can ask me. So today's class ends here. Thank you for watching. जाने से पहले आज का thought. Great things are done by a series of small things brought together. हर कोई बड़ी चीज़ एक छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ के ही बनाया जाता है। कोई भी काम हो, बड़ा सा काम, वो छोटे छोटे कामों से मिलकर बना हुआ होता है। तो हमें अपने छोटे छोटे कामों पर ध्यान देनी चाहिए ताकि वो एक दिन जाके बड़ा सा काम बन जाए। थैंक यू, गुड नाइट।